साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो गाइज आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइएगा और लास्ट में आपको अगर ये क्लास पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के, उनको देखते हैं। देखिएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले, यानी कि संज्ञानात्मक विकास को जो सिद्धांत हैं इसके, उसको जानने से पहले जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, जो पहला कॉन्सेप्ट है वह है अनुकूलन, यानी कि एडॉप्टेशन। ये क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य या एडजस्ट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। उन्होंने, यानी कि जीन पियाजे ने अनुकूलन प्रक्रिया को दो उप क्रियाओं या सब प्रोसेस इनकी बताई है। पहला आत्मसातकरण और दूसरा समायोजन, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये दो प्रोसेस इन्होंने बताई अडॉप्टेशन के अंदर। तो इन दोनों जो प्रोसेस आपने जाना है, आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों में समानता यह है कि ये दोनों ही उपक्रियाएं स्वयं और वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की क्या है, एक मूल योजना है। आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन जो है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से समायोजन करने के लिए पूर्व में सीखी गई, जो पहले से बालक ने सीख रखी हैं, उन चीज़ों को मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है उसको समायोजन करने में या उसके वास्तविकता से समायोजन करने में। जैसे देखिएगा, एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि शिशु जो है किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है, आप खुद ही देखते होंगे अपने आसपास, कोई छोटा सा बालक है, छोटा सा शिशु है, तो कोई भी चीज़ उसे मिलेगी तो सबसे पहले अपने मुंह में ही रख लेता है। तो वह क्या है? एक आत्मसातकरण का उदाहरण है, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया, अर्थात वह खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रखा है उसने। उसे लगता है कि सारी चीज़ें खाने के लिए ही बनी है, तो इसलिए वह सब कुछ अपने मुंह में ही रख लेता है। तो उसने क्या किया? इसका आत्मसात कर लिया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तविकता से सामंजस्य करने में पहले की परिचित मानसिक प्रक्रिया या योजना से काम नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में बालक अपनी, जैसे आप मान लीजिए कोई बालक है, हर चीज़ वो अपने मुंह में रख रहा है, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ जो उसने मुंह में रख ली जिससे उसे चोट लग जाए, तो उसे क्या होगा? यहाँ पर उसे लगेगा कि हाँ, ये वास्तविक, ये दूसरी चीज़ है, तब वह जान जाएगा। तो इससे उस पहले जो उसने आत्मसात कर रखा है उससे काम नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना, संप्रत्यय या व्यवहार में परिवर्तन लाता है ताकि वह नए वातावरण के साथ अनुकूलन कर सके। उसने जब दूसरी चीज़ देखा, जब उसे चोट लग गई उस चीज़ से, तब उसने जाना कि ये खाने की चीज़ नहीं है, तब उसने उसको समायोजन कर लिया। तब इसे हम क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। जैसे देखिएगा, यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ता क्या होता है, उसे पता है कि कुत्ता क्या है, उसके 4 पैर हैं, उसकी पूंछ है, लेकिन एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संप्रत्यय, अपने मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है। देखिएगा, उसे कुत्ते के बारे में पता है, लेकिन जब उसने बिल्ली देखा तो उसे कुछ चीज़ें अलग लगी, जबकि उसके भी 4 पैर हैं, उसकी भी पूंछ है। तो उसने देखा कि लगता तो सेम है, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें अलग है, कुछ विशेषताएं अलग है। जब वह उनकी विशेषताओं पर गौर करने लगे, तब उसे हम क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। जब उसने दूसरी चीज़ को पहचान लिया, उसे लगा कि हाँ, ये अलग है, तब हम इसे समायोजन कहेंगे। यानी कि उस बालक ने क्या किया? एडजस्ट कर लिया, वहाँ पर समायोजन कर लिया अपने आप को। अगला देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है साम्य धारण का, यानी कि इक्विलिब्रेशन। ये क्या है? तो साम्य धारण का संप्रत्यय अनुकूलन के संप्रत्यय से बिल्कुल मिलता जुलता है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन की प्रक्रियाओं के बीच का एक संतुलन कायम करता है। जब बालक आत्मसातकरण और समायोजन करता है, उसके बीच की ये प्रोसेस होती है, उसे हम साम्य धारण कहते हैं। तो इस तरीके से साम्य धारण एक तरह के आत्मनियंत्रक या सेल्फ रेगुलेटरी प्रक्रिया है। जीन पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसी समस्या आती है जिसका उसे कभी भी अनुभव ही नहीं हुआ था,
तो इससे क्या हुआ, उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए या संतुलित करने के लिए, जिसे बैलेंस में लाने के लिए वह आत्मसात और समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाओं को करना आरंभ कर देता है। तो इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के बीच की जो अवस्था है या इसी बीच की जो प्रोसेस है उसे हम साम्य धारण कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है संरक्षण का, यानी कि कंजर्वेशन। ये क्या है, तो जीन पियाजे के सिद्धांत में यह महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। संरक्षण से वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व या सब्सटेंस में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। आगे देखिएगा, तो जीन पियाजे का सिद्धांत का एक ऐसा संप्रत्यय है यह, जिस पर मनोवैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा शोध किया है, सबसे ज़्यादा खोज की है। किस पर, तो संरक्षण वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर यहाँ पर ज़्यादा खोज की गई या ज़्यादा शोध किया गया है। अगला देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है संज्ञानात्मक संरचना का। तो किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। रिली, लेविस तथा टैनर के अनुसार एक परिभाषा दी गई कि बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट है मानसिक संक्रिया का, यानी कि मेंटल ऑपरेशन। ये क्या है, तो जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, मानसिक संक्रिया कर रहा है जब वह किसी समस्या का समाधान कर रहा है या फिर उस पर चिंतन कर रहा है। जीन पियाजे के सिद्धांत में मानसिक संक्रिया जो है एक चिंतन का एक प्रमुख साधन है और इस तरीके से कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना की संक्रियता ही क्या है, मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन है। अगला कॉन्सेप्ट है स्कीम्स का। ये क्या है, तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए वह अपना किताब, कॉपी, वर्ग, रूटीन के अनुसार एक उसका रूटीन होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। तो एक पैटर्न जो आपके दिमाग में पहले से बना हुआ है कि हाँ इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, एक पूरा पैटर्न आपके दिमाग में सेट है। जैसे कोई बालक स्कूल जाता है तो उसे अपना बैग पैक करना है, स्कूल ड्रेस पहनना है, जूता पहनता है वो बालक, तब व्यवहार के ये सभी संगठित पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। और स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रिया से स्पष्ट होता है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अव्यक्त रूप या एक्सप्रेस्ड फॉर्म है। अगला कॉन्सेप्ट है स्कीमा का। तो स्कीमा जो है वो स्कीम्स से बिल्कुल अलग एक कॉन्सेप्ट है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, यानी कि जो भी चीज़ें आपके माइंड में, किसी भी चीज़ को आप तुरंत जान जाते कि हाँ ये क्या है, ये बुक है, ये पेंसिल है, कोई भी चीज़ आप देखेंगे आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बना है, एक स्कीमा बन गया है हर एक चीज़ का। आप अगर कोई मतलब ये कह दे पेन, तो पेन का पूरा आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि हाँ पेन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसे हम कहते हैं स्कीमा, कि आपके अंदर एक स्कीमा बना हुआ है हर चीज़ को लेकर के। तो स्कीमा क्या है, इस तरह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित, काफ़ी रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है विकेंद्रण का। तो जीन पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव और वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। इनका कहना है कि 3-4 महीने की उम्र के बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज़ के बारे में आत्म केंद्रित ढंग से सोचता है। अगर आप उसे, बहुत ही छोटा बालक है तो आप उसे कोई चीज़ देंगे तो उसे लगता है हाँ ये मेरा ही है, तो वो क्या है, ईगोसेंट्रिक है, आत्म केंद्रित है। परंतु कुछ उम्र बीतने पर जब वह 23-24 महीने का हो जाता है तो उसमें वस्तु या चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती। तो इसे हम क्या कहते हैं, विकेंद्रण कहते हैं या डीसेंटरिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है संज्ञानात्मक विकास के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।